बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में कोशिश करते हैं कि आ जाए वो क्लैरिटी आ जाए। चार हिस्से हैं। एक, थोड़ा सा एसआरओ में क्या था उसको मैं ब्रीफली बता दूंगा कि एसआरओ का मकसद क्या था। सेकेंडली, कंपनी सीडीसी में इंडक्शन का क्या तरीक़ेकार है। तीसरी, कंपनी के ऊपर फिर क्या जिम्मेदारी है, उसका क्या रोल बनता है। और चौथी, शेयर होल्डर की क्या जिम्मेदारी है। ये चार चीजें हैं बुनियादी तौर पे। जो लिस्टेड कंपनीज के सब शेयर्स रखते हैं या जो शेयर होल्डर्स लिस्टेड कंपनीज में पीएसएक्स में ट्रेड करते हैं, उनके पास अगर अनलिस्टेड के शेयर्स मौजूद हैं तो उनको तो कोई इशू नहीं है। उनको तो पूरा का पूरा प्रोसेस एज इट इज है। तो वो तो इस प्रोसेस को जानते हैं। मगर ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ प्योरली अनलिस्टेड के शेयर्स हैं, वो थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि ये जो एसआरओ आया इसके अंदर एसईसीपी ने जो निकाला था। एसआरओ अगर इसको थोड़ा सा हम पढ़ें तो उसमें है कि हर वो कंपनी, अनलिस्टेड चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, अगर कोई वो शेयर रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना चाहती है तो वो सीडीसी के पास आ जाए। ये बात थोड़ी सी इस वजह से शायद लोग ये समझे, हर कंपनी एक एसएमसी है मिसाल के तौर पे, 5 साल से बनी हुई है और उसका एक ही मालिक है, तो वो समझ रहे हैं कि शायद हमारे लिए भी ये मैंडेटरी हो गया कि अब हमें भी सीडीसी में आना है। अगर उसने कोई मजीद इश्यूएंस ऑफ शेयर्स नहीं करनी, उसने अपने आप को प्राइवेट में पब्लिक में कन्वर्ट नहीं कराना, तो उसको सीडीसी के पास आने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही अपना एसएमसी कंपनी अपना काम चला सकती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अगर जो कंपनीज हैं जो अपना बिजनेस एनहांस कर रही हैं, अपने शेयर होल्डर्स बढ़ाना चाहती हैं, इशू रेस कर कैपिटल इशू जो है ना वो रेस करना चाहती हैं, वो सीडीसी के पास हैं। और अगर वैसे भी बुक कीपिंग के लिए कोई कंपनी आना चाहती है कि नहीं हम सीडीसी के अंदर आएंगे और हमारे बुक कीपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, फिजिकल से हमारी जान छूट जाएगी और तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो डिजिटल फॉर्म में होंगे, सक्सेशन के केसेस बहुत इजीली हैंडल होंगे, तो डेफिनेटली वो सीडीसी के पास आए। सीडीसी उनको वेलकम करती है। यहाँ एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ये तो नोटिफिकेशन आया जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं। इस नोटिफिकेशन से पहले ही 600 प्लस कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक प्राइवेट, ऑलरेडी सीडीसी के पास मौजूद थी, जिनके बिजनेसेस प्राइवेट कंपनीज के जो ये समझते थे कि हमारे खानदान और हम लोगों को तमाम शेयर्स डिजिटल फॉर्म में दे दें, आगे खानदानी झगड़े ना हो, कोई परेशानी ना हो, बोनस शेयर्स आराम से हो जाएं, तो उन्होंने तो अप्रोच करके पहले ही वो 600 प्लस कंपनीज कई सालों से अपना रिकॉर्ड सीडीसी में मेंटेन कर रही हैं और उनको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये चूंकि एक नॉर्मली चली कि सबने आना है, तो उसमें लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। और आज के सेशन का मकसद ये है कि आप लोग जो है वो फ्रंटमैन हैं। आप लोगों को अगर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आप कंपनीज को सही गाइड कर सकेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो इस नोटिफिकेशन में पहली बात तो ये थी कि अगर किसी ने शेयर रिलेटेड ट्रांजेक्शन करनी है तो वो सीडीसी में आ जाए, इंडक्शन करा ले, अपने 100% शेयर्स को बुक एंट्री में करा ले। जो शेयर्स उसके पास फिजिकल वापस आएंगे, क्योंकि जब वो बुक एंट्री में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी के अकाउंट के अंदर 1000 शेयर नजर आने होंगे, तो कंपनी को उसको 10 साल तक अपने पास रखना भी है कैंसिल करके। तो ये भी इसमें इंस्ट्रक्शन थी कि लोग जो है अपने शेयर्स को इसमें मेंटेन करेंगे। स्टेचुटरी फाइलिंग जितनी भी होगी, अगर कोई कंपनी आती है वो अपने ट्रांसफर्स करती है, कैपिटल रेस करती है, तो सब्सिक्वेंट जो स्टेचुटरी फाइलिंग होगी, अब जारी बात है उसका रिकॉर्ड सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में था, तो स्टेचुटरी फाइलिंग के वक्त इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की सीडीसी की रिपोर्ट्स भी साथ में एसईसीपी को जमा कराएगी। एसईसीपी उससे कहेगी कि मुझे ये जो आपने लास्ट फॉर्म में जमा कराया था और ये शेयर मूवमेंट्स आपने बीच में की हैं, इसका मुझे एविडेंस बुक एंट्री का दिखाइए। तो एसएससीपी आपसे वो मांगेगी, तो सीडीसी वो भी आपको देगी। रिटेंशन का मैंने बता दिया। और अगर कोई कंपनी आती है, पेड अप कैपिटल उसका, उसके शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं, 1500 हैं, 2000 हैं, सब नहीं आ पा रहे, तो इसमें एक रिलैक्सेशन ये भी है कि वो एसएससीपी को लिखकर अपना मसला बता सकती है कि भाई इतने शेयर होल्डर्स मेरे, कुछ का इंतकाल हो गया हुआ है, कुछ आउट ऑफ रीच हैं जिनका पता नहीं चल रहा, तो एससीपी उनको रिलैक्सेशन देने की भी मजाज है। ठीक है, तो ये इस नोटिफिकेशन का एक लब्बे लुबाब था
जो टोटल 7 पॉइंट्स पे शायद है, 2 पेज पे ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। ये मैंने बता दिया कि एक जो चीज एसएससीपी चाहता है कि ये जब भी आपकी 25% मोर की शेयर होल्डिंग हो तो आप फॉर्म 3 जो है वो जरूर जमा कराएं। बहुत सारी कंपनीज नहीं जमा कराती, तो उसकी कंप्लायंस का जो है ना हमने रिमाइंडर यहाँ पे डाला हुआ है। स्टेट्यूटरी फाइलिंग जो है वो सीडीसी की चीजों के साथ होगी और कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स रिटेंशन होगी। अब आ जाते हैं कि कंपनी सीडीसी के पास आएगी कैसे। सीडीसी के पास आने के लिए 1 पेजर सिंगल फॉर्म है जो कि मैं आगे दिखा दूंगा। ठीक है, उसमें कंपनी का नाम, कंपनी के सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ या डायरेक्टर, उसका नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अगर ऑफिस का नंबर देना दे, नहीं देना ना दे, एड्रेस, बस ये बता दें। कम उसके बाद बता दें कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है, ऑथराइज कैपिटल कितना है, फेस वैल्यू कितनी है, ये 3 चीजें बता दीजिए। बता दीजिए कि कंपनी के क्लास ए के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, क्लास बी के हैं, ये प्रेफरेंस हैं, ये बता दीजिए। इसके अलावा ये बता दीजिए कि क्या आपने, इस कंपनी ने अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर खुद मेंटेन किया हुआ है या आउटसोर्स किया हुआ। अगर आउटसोर्स किया हुआ है, फैमको को दिया हुआ है, बड़ी कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड भी है और इवन ये कि पब्लिक भी, जिन्होंने अपनी आउटसोर्सिंग की हुई है, वो बता दें। अगर उसने नहीं किया हुआ, खुद मेंटेन करना चाहती है, तो एक जगह टिक लगा दे कि आप मुझे सीडीसी का एक्सेस देते हैं तो सीडीसी। ये 1 पेजर एक फॉर्म है। साइन, जिसने ऊपर सीईओ का नाम लिखा है, सीईओ साहब साइन करेंगे। कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई सिग्नेचर कार्ड नहीं है, कोई रिक्वेस्ट लेटर की जरूरत नहीं है, कोई बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग हैज बीन अबॉलिश्ड। तो ये प्रोसेस शुरू, हाँ पुराना जो बात ये है कि इम्प्रूवमेंट आती है आप लोगों के फीडबैक से और चेंज आती है मुस्बत तरीके से। तो जो चीजें शुरू में शुरू हुई थी, उसके बाद इस चीज को दोबारा से एससीसीपी ने टेकअप किया, हमारे साथ बैठे और दोनों ने मिलकर इन सारी चीजों को खत्म कर दिया। अब एक सिंगल पेजर फॉर्म, लास्ट जो आपके पास ड्यू है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपनी है उसकी फॉर्म 1 की फाइलिंग ड्यू है नवंबर में, जून ईयर एंडिंग था, तो सीडीसी आपसे कहेगा कि लास्ट जो ड्यू है फॉर्म 1 वो दे दीजिए। अगर आपने बीच में उसी दौरान कैपिटल रेस किया था तो डेफिनेटली आपने फॉर्म 3 भी जमा कराया होगा, ये दे दीजिए। तो ये फॉर्म 3 कंडीशनल है। अगर आपने नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी तक, फरवरी तक, मार्च तक, क्योंकि वो जो जो नोटिफिकेशन है वो 19 फरवरी को आया है और उस 19 फरवरी की नोटिफिकेशन में एससीसीपी ने 1 महीने का टाइम दिया था, जो कि 19 मार्च या 20 मार्च को खत्म होता है, कि इसके बाद अब आप इशुएंस ऑफ शेयर्स नहीं करेंगे। तो अगर इससे पहले पहले किसी ने इशुएंस ऑफ शेयर्स की है, राइट इशू किया है, तो डेफिनेटली उसने उसने फॉर्म 3 जमा कराया है। क्योंकि जब आप हमें रिकॉर्ड देंगे, आप फॉर्म में लिख रहे होंगे अपना पेड अप कैपिटल 5 लाख, एनुअल रिटर्न में आ रहा होगा 1 लाख, तो मैं उस डिफरेंस का आपसे एविडेंस मांगूंगा और वो एविडेंस फॉर्म 3 की ही सूरत में आप मुझे दे रहे होंगे। तो फॉर्म 3 इज कंडीशनल। दो ही रिक्वायरमेंट है, एक फॉर्म दे दीजिए, बेसिकली तो दो ही रिक्वायरमेंट है, फॉर्म दे दीजिए या लास्ट फाइल फॉर्म 1 दे दीजिए। इसमें एक और कंफ्यूजन जो है वो क्लियर कर दूं, एसएमसी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है, इन दोनों को पहली दफा तो फॉर्म 1 जमा कराना है। क्योंकि ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि लोग कहते हैं एसएमसी है तो हमें तो फॉर्म 1 जमा कराना ही नहीं है, हम पे तो है ही नहीं। नहीं, पहली दफा तो जमा कराना है। एंड इन केस देर इज नो चेंज, तो फिर आपको कभी जमा नहीं कराना, फिर आपको सिर्फ उनको रिपोर्ट करना है कि देर इज नो चेंज, फिर फॉर्म 1 जमा नहीं कराना। ये एससीसीपी ने अपनी क्लियरली, अगर आप एससीसीपी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म 1 को सर्च करेंगे तो उसकी पूरी कंडीशंस भी दी हुई है, जहाँ पे ये बात क्रिस्टल क्लियर उन्होंने लिखी हुई है कि प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है या एसएमसी है, वो एग्जेम्प्ट है फॉर्म 1 जमा कराने से, अगर कोई चेंज नहीं आया तो फिर उनको जमा नहीं कराना। तो हमारे पास जब एसएमसी आती है और वो कहती है कि हमने तो, हम पे तो है ही नहीं, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर एक दफा तो जमा कराना। तो आप वो एक दफा जमा करा के दे दें। किसी ने 2022 में जमा कराया था
वो जमा करा के दे दे, साथ में हमें लिख के दे दे कि देयर इज नो चेंज, सीडीसी विल एक्सेप्ट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 3 मिलियन से कम की है, 2022 में आखिरी जमा कराया था, लिख के दे दे देयर इज नो चेंज इन द शेयर होल्डिंग, एक लेटर पे ईमेल कर दे, अपने जो जो सीईओ का ईमेल एड्रेस डाला था उससे ईमेल कर दे, उस पे बता दे कि देयर इज नो चेंज, तो उस पे सीडीसी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, सीडीसी कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने कहा कि यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा पता होनी चाहिए ताकि आप लोग आगे गाइड करें कि फॉर्म में 3 मिलियन से ऊपर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि लेटेस्ट दे दें, जो आखिरी आपने, अगर जून है तो नवंबर का दे दें, दिसंबर है तो अब मैं मई का मांगूंगा आपसे कि मई वाला दे दें। तो आपने ये दो चीजें जमा करानी है, ये दो चीजें हमारे पास आ जाती हैं, हम एससीसीपी को आपकी कंपनी का COIN और नाम भिजवा देते हैं, एससीसीपी उसको चेक करता है कि कोई लिटिगेशन केस तो नहीं है, हम इस्लामाबाद भिजवाते हैं, इस्लामाबाद से जितने भी पेशावर, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो लोग चेक करके बताते हैं कि इस पे ये क्लियर है, कंपनी हमारे पास ओके आता है। ये जो सारा टाइम है 2 से 3 दिन का, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होता है मुख्तलिफ रीजन्स में, फिर वहां से आता है एससीसीपी के बाद, फिर देन दे कंपाइल दोज रिकॉर्ड, और फिर ये सारा टाइम उसमें लगा। और ये चीज जैसी आती है तो आपकी कंपनी हम सेटअप कर देंगे। ठीक है, आगे मैं बता दूंगा कि टैरिफ कितना है आखिर में, तो वो चीज भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि इस पर टैरिफ कितना है। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएंगे, हम आपकी कंपनी को सेटअप करेंगे, हम कंपनी को जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस पे एक वेलकम लेटर भेजेंगे, और कंपनी को सीडीसी का जो एक्सेस मिलेगा, क्योंकि उसने कहा था कि मैं अपना मेंबर रजिस्टर खुद मेंटेन करूंगा, तो उसकी यूजर आईडी, पासवर्ड, लिंक, सब चीजें उस पर भेजेंगे, ताकि वो उसको अपनी कंपनी का रिकॉर्ड देख सके वहां पे। ठीक है, इसकी क्या जरूरत पेश आएगी ये मैं आगे बताता हूँ कि उस लिंक की है, उस यूजर आईडी की जरूरत क्या है। ये है फॉर्म, सिंपली इश्योर की डिटेल है, उसके बाद कांटेक्ट पर्सन की डिटेल है, फिर सिक्योरिटी की डिटेल है जो मैंने बताई, ऑथराइज पेड अप आपने ये बताना है, नीचे मैंने आपसे कहा था कि शेयर रजिस्ट्रार का उसने टिक करना है या साइन करना है, बस। तो सिंपली ये एक 1 पेजर फॉर्म है, जिसके साथ आप फॉर्म ही लगा के दे दीजिए, आपकी कंपनी एससीसीपी से जैसे ही ओके आता है हम उसको सेटअप कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस यही है जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। इशूअर के ऊपर जिम्मेदारी क्या है, कंपनी का जब वो सीडीसी के पास जिस दिन भेजे डॉक्यूमेंट्स, उसी दिन अपने शेयर होल्डर्स को भी बता दे कि आप, मैं सीडीसी को अप्रोच कर रहा हूं और मैंने कर लिया है, और मेरे तमाम शेयर्स अब मैं डिजिटल में जाऊंगा, आपके अगर अकाउंट्स सीडीसी के पास खुले हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं खुले हुए तो खुलवा लें। ये कंपनी की जिम्मेदारी है, ताकि उनका भी टाइम बच जाए, और उनका भी अकाउंट खुलने का मैं प्रोसेस आगे बता दूंगा कि वो भी ऑनलाइन है, बहुत सिंपल है और ऑनलाइन है। तो कंपनी की जिम्मेदारियों में, जैसे ही उसके पास ये कंपनी हमारे पास डॉक्यूमेंट भिजवाता है, फौरन ही अपने शेयर होल्डर्स को भी बता दे कि सीडीसी के पास आप अपना अकाउंट खुलवा लें। अगर खुला हुआ है अकाउंट तो वेल एंड गुड, नहीं खुला हुआ तो ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है सीडीसी के पास, आने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई आना चाहे तब भी खुल जाएगा। आने के लिए सिर्फ और सिर्फ अकाउंट खुलवाने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, शनाख्ती कार्ड, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, अकाउंट खुल जाएगा। आईपीवी अगर पर्सनली आता है तो वही बायोमेट्रिक हो जाएगी, अगर नहीं आता तो हम जूम के ऊपर उससे वीडियो कॉल करके उसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि ये बंदा वही है, और हम अकाउंट खोल देते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग इज दिस सिंपल, आने की जरूरत नहीं है सीडीसी। और अगर सब अकाउंट खुलवाना चाहता है, यानी किसी ब्रोकर के पास खुलवाना चाहता है, तो वो भी जो है आसान कनेक्ट की जो हमारी सीडीसी की एप्लीकेशन है वहां से घर बैठे बिठाए ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर लेगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपलोड करेगा, उसका नादरा होगा, पीएमडी होगा, और उसका अकाउंट ओपन होगा। तो दोनों किस्म के अकाउंट हैं, दोनों ही वो बहुत इजीली खुलवा सकता है। कंपनी सीडीसी के अंदर रजिस्टर हो गई, सीडीसी ने कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, लॉगिन दे दिया, शेयर होल्डर ने अपना अकाउंट खुलवा लिया।
शेयर होल्डर की क्या जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर अपने शेयर्स लेकर सीडीसी के पास आएगा, पीछे जो ट्रांसफर डीड लगी हुई है वो भरेगा, और जो स्टैम्प ड्यूटी है एज पर द प्रोविजन प्रोविंस वो उस पे लगाएगा। सिंध की अलग है, इस्लामाबाद की अलग है, फेडरल की अलग है, पेशावर और इन एरियाज की अलग है। तो वो उसके हिसाब से लगाएगा, जिस एरिया में है वहां पे जमा कराता है, इस्लामाबाद में आके जमा कराता है तो इस्लामाबाद के हिसाब से जो लगाएगा, कराची में आता है तो कराची वाली लगेगी। और अभी ये मेरे साथ जो है हमारी सीडीसी आरटीए की भी जो है ना वो मिस हुई आई हुई है, तो वो मुझे ये कही थी कि मैंने वहां पे डिस्कशन में कह दिया था 0.5%, तो 0.5 नहीं है, कराची में 0.15% ऑफ द वैल्यू है, और वो वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से है। तो उतने की रेवेन्यू स्टैंप लगेगी, 1000 शेयर है तो 10 रुपये फेस वैल्यू है, उस पर 0.1 दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.15 की रेवेन्यू स्टैंप लगती है। तो वो शेयर्स को अपने डिपॉजिट करेगा, सीडीसी के पास लाएगा, शेयर्स देगा, सीडीसी उसकी सिस्टम में एंट्री करेगा और उसको एक रसीद देगा, और वो शख्स चला जाएगा। सीडीसी वो रसीद और वो शेयर्स कंपनी को भिजवाएगा। कंपनी को जो हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए थे, कंपनी सिस्टम में लॉगिन करेगी और लॉगिन करके देखेगी कि ये एंट्री मेरे पास सिस्टम में नजर आ रही है, और शेयर सर्टिफिकेट भी उसके हाथ में आ गए हैं। कंपनी इसको वैलिडेट करेगी कि ये मैंने ही इशू किए थे और ये मेरे ही हैं, असली हैं। कंपनी उन शेयर्स को कैंसिल मार्क करेगी, और जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 10 साल तक अपने पास रिटेन करेगी। सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एक अप्रूव का बटन दबाना है, सिर्फ अप्रूव का बटन दबाना। वो जैसे ही अप्रूव का बटन दबाएगी, शेयर होल्डर के अकाउंट में उतने शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। ये है डिपॉजिट का प्रोसेस। ठीक है। सीडीसी ने टैरिफ को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा भी बता दूं, देर इज नो डिपॉजिट फी। शेयर होल्डर आएगा, उससे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, किसी शेयर को डिपॉजिट करने की कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो स्टैम्प एक्ट के तहत प्रोविंस वाइज स्टैम्प ड्यूटी है, वो उसको रेवेन्यू स्टैम्प उसके पीछे ट्रांसफर डेट के पीछे पेस्ट करनी। इसके अलावा उसको आकर अपने शेयर्स, उसके पास 100 मिलियन शेयर है, वो 100 मिलियन शेयर अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराएगा, उसका 1 रुपया भी नहीं लगता। ठीक है। तो ये बात आपने अपने शेयर होल्डर को बतानी है, क्योंकि वो ये घबरा रहा है कि पता नहीं कितने। हाँ, रेवेन्यू स्टैम्प वो प्रोविंशियल में है, वो बिल में आती है, उसका ना एससीसीपी कुछ कर सकता है ना हम कुछ कर सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट को जानिए। वो रेवेन्यू स्टैम्प तो लगेगी और प्रोविंस वाइज लगेगी। इस पे मैं एंड में आता हूँ, इसके इससे पहले मैं आ जाता हूँ अब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स डिपॉजिट करा दिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स शेयर होल्डर जब चाहे किसी को बेच सकता है, और उसको अभी बेचने का प्रोसेस तो होता है। इसको देना चाहता हूँ, उसका अकाउंट नंबर बताते हैं, और ये दिस नीड टू बी डिपॉजिटेड विद सीडीसी। वो आके जमा कराता है साइन, सीडीसी उसके साइन वेरीफाई करता है चेक की तरह, और वो शेयर्स ट्रांसफर कर देता है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बस सिर्फ टीओ देने के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। इस चीज को भी सीडीसी ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है। हर शेयर होल्डर और सीडीसी उसके बाद एक कंफर्मेशन लेटर मांगती है, जिसको वो कंफर्म करता है कि हाँ ये बोनस शेयर सही कैलकुलेट हुए हैं, ऑपरेटिव कैपिटल रिवाइज इतना ही हो गया है। ये कंफर्मेशन लेटर लिखा है, ये भी ईमेल के जरिए, जो उसने हमारे पास इश्यूर एडमिशन फॉर्म में दिया था वहां से ईमेल के जरिए भी हमें कंपनी बता सकती है। सीडीसी उसको जो है बोनस क्रेडिट कर देगा, और वो जो लॉगिन आईडी दी थी वो घर पे ही बैठ के देख सकता है, कोई आरटीआई रिकंसिलेशन में उसके पास
उतने शेयर्स जो है नजर आ रहे होंगे कि बोनस क्रेडिट हुआ है। तो हर कंपनी जो है अपने ऑफिस से इसको वेरीफाई भी कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं कि राइट इशू एंड अदर देन राइट। राइट इशू के अंदर भी बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत है, नोटिस की जरूरत है, बताएगी कि कितना राइट दे रही है। पब्लिक के केस में, प्राइवेट के केस में मेंशन कर रही होगी बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर कि कंपनीज रेगुलेशन के 108 है उसके तहत, और कंपनीज एक्ट के 83 के तहत जो उसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि सबको प्रोपोर्शनेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही लिख के सिर्फ बता दे कि बोर्ड ने जो है वो कंप्लायंस कर ली है 108 की और 83 की, तो दिस इज मतलब सफिशिएंट फॉर सीडीसी। बोर्ड रेजोल्यूशन देगी जिसमें राइट जो है अप्रूव हो होगा वो चीज़ देगी, और लिस्ट देगी कि ये लोग हैं जिनको राइट के इन्होंने पैसे दे दिए हैं और इनको ये राइट देगा। यहाँ पे सीडीसी जब राइट प्रोसेस करती है तो सीडीसी एक ऑडिटर सर्टिफिकेट मांगती है। और वो ऑडिटर सर्टिफिकेट इसलिए मांगती है कि सीडीसी इस बात को बिफोर एनी इशुएंस ऑफ शेयर्स। कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अच्छा, बिफोर इशुएंस ऑफ शेयर्स सीडीसी इस बात की एश्योरेंस मांगती है कि ऑडिटर इस बात को एश्योर करे कि सब्सक्रिप्शन मनी आ गया है कि नहीं, ठीक है। तो ऑडिटर इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ सब्सक्रिप्शन मनी आ गया, और सीडीसी उस ऑडिटर सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर जो है वो राइट क्रेडिट कर देती है। यहाँ जो ऑडिटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसका कैपिटल 3 मिलियन से कम है तो वो जो है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या आईसीएमए प्रैक्टिसिंग जो है वहां से एक रिपोर्ट भी दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी उसको किसी स्टेट्यूटरी या क्यूसी या रेटेड से चाहिए। अगर उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन एंड बिलो है तो वहां पे 3 मिलियन बिलो वाला प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग आईसीएमए क्वालिफाइड से रिपोर्ट दे देगा, सीडीसी उसको भी एक्सेप्ट कर लेगी। उसके साथ फॉर्म 26 अगर इंक्रीज, ये फिर वही वाली बात है, कंडीशनल चीजें, अगर इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल आ रहा है या राइट एट डिस्काउंट है या अदर देन राइट है, या अदर देन राइट के केस में पब्लिक के केस के अंदर एससीसीपी अप्रूवल की जरूरत है। ये कंपनीज रेगुलेशन में भी लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है, तो सीडीसी आपसे एससीसीपी का अप्रूवल मांगेगी, कमीशन का। फॉर्म 7 अगर ऑल्ट्रेशन पेड कैपिटल है, ये सारी चीजें कंडीशनल इसलिए हैं क्योंकि अगर उसका ऑथराइज कैपिटल जो था वो 100 मिलियन था और राइट इशू करने के बाद 200 मिलियन हो जाएगा, तो सीडीसी डेफिनेटली कहेगी कि पहले ऑथराइज कैपिटल अपना इंक्रीज करके आए, फॉर्म 7 बताएं, फिर सीडीसी राइट को जो करे। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो ग्रीन है वही एक इसकी है, बोर्ड रेजोल्यूशन, नोटिस, लिस्ट चाहिए हमें, कंफर्मेशन चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। ये मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं इसको जो है ना वो 1 मिलियन को 3 मिलियन करना ये भिजवा दी थी, तो वरना ये 3 मिलियन है। ऑडिटर क्या कंफर्म करेगा? रिवाइज पेड अप कैपिटल कंफर्म करेगा, पैसे कंफर्म करेगा, और कि ये शेयर सीडीसी के नाम पे आ गए। और इसके बाद सीडीसी अगले ही दिन जो है शेयर्स क्रेडिट कर देती है। अगर ये तीनों चीजें सीडीसी के पास, मिसाल के तौर पे कोई कंपनी कहती है कि कल मैंने ये राइट करना है, और वो डॉक्यूमेंट्स हमें आज दे देती है, तो कल प्रोसेस हो जाएगा राइट। अगर ऑडिटर सर्टिफिकेट, ये ईमेल नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आज मुझे मिल जाएंगी तो उसका राइट कल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बोनस भी इसी तरह से एक ही दिन में क्रेडिट हो जाएगा, राइट भी एक ही दिन में क्रेडिट हो जाएगा, कोई इसमें टाइम ज्यादा लगता नहीं। ट्रांसफर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब आप जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्टेट्यूटरी फाइलिंग के लिए आएंगे नेक्स्ट ईयर, तो सीडीसी से हर कंपनी रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे फॉर्म में जमा कराना है, आप मुझे जो है वो लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर दे दें, एक्टिविटी रिपोर्ट दे दें, तो सीडीसी आपको वो रिपोर्ट्स ईमेल कर देगी। आप अपनी जो है ना फॉर्म ई के साथ लगाकर एससीसीपी के पास जमा कराएंगे। ये रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्म 3, फॉर्म 8, फॉर्म 27, इन तमाम के लिए ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीडीसी आपको प्रोवाइड करता है वंस आपकी कंपनी सिस्टम में आ जाती है। फीस 5 मिलियन तक 1,000 है, वेव है।
₹5 से 25 मिलियन पेड अप कैपिटल जो है उस पे 2,500 है जो कि वेव है। एंड देन 5,000 7,000 मैक्सिमम 5 बिलियन वाली कंपनी जो है वो 125,000 है। 20 फरवरी या शायद 29 फरवरी 28 फरवरी 2027 तक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वेव है। तो कंपनी को, अगर कोई कंपनी 25 मिलियन उससे कम है, तो उसको सीडीसी में आने का इस वक्त ₹1 भी नहीं देना। इसी तरह से शेयर होल्डर को डिपॉजिट कराने का सिस्टम में ₹1 भी नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ जो पूरी कॉस्ट है वो एक स्टैंप ड्यूटी की है जो कि गवर्नमेंट को जा रही है। इसके अलावा 25 मिलियन से कम वाली कंपनी को कुछ कोई पैसे नहीं देने। 25 मिलियन से जो ऊपर है वो मैंने स्लैब लिखा हुआ है। ट्रांसफर का एक सवाल मुझसे पूछा था कि सब्सिक्वेंटली वो ट्रांसफर करेगा तो कितने पैसे लगेंगे। ट्रांसफर की जो फीस है, अगर कोई शख्स है उसके बाद जो है ना वो पब्लिक अनलिस्टेड के शेयर्स पड़े हुए हैं और उसकी मालियत वो 1,000 10,000 शेयर है, ₹10 फेस वैल्यू है, लाख रुपए बनते हैं। तो जब वो ट्रांसफर करेगा तो सीडीसी की फीस है ₹3.60। ठीक है। 10 लाख रुपए की मालियत के ट्रांसफर करेगा तो ₹36। तो 0.0036% चार्ज होता है। कस्टडी फीस कितनी है? कस्टडी फीस है 1 मिलियन की अमाउंट के ऊपर महीने के 0.46 पैसा। अगर आप सीडीसी में अपने शेयर्स रखते हैं तो एक महीने के जो चार्जेस हैं वो 10 लाख रुपए की मालियत के शेयर्स पे 46 पैसे हैं। ठीक है। तो वो पूरे साल से अच्छा, ये चार्ज जो होते हैं वो साल के आखिर में ही चार्ज हो रहे होते हैं, वो प्रोविजनली जो है ना उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वो ₹4 या ₹5 कुछ बनते हैं। 0.0054 वो 4 डिजिट का नंबर है। ये टैरिफ सारा हमारा सीडीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप इन्वेस्टर अकाउंट सर्विसेज का टैरिफ देखेंगे तो वहां पे ये चीजें अवेलेबल हैं। तो कस्टडी चार्ज, ये दो चार्जेस हैं जो सीडीसी लेगी। सब्सिक्वेंटली अगर कोई शेयर ट्रांसफर करेगा तो 0.0036%, जो कि इसकी फेस वैल्यू के हिसाब से बनेंगे। तो ₹1,00,000 पे मैंने आपको बताया कि ₹3.60 बनेंगे, ₹3.60। तो हमारे पास, सीडीसी के पास अगर कोई शख्स ₹1,000 एक दफा जमा करा के चला जाता है ना, तो उसके 3 साढ़े 3 साल 4 साल चलते ही रहते हैं, बल्कि ज्यादा। और अगर उसने ट्रांसफर नहीं करना फिर तो पता नहीं कब तक चलते रहते हैं, क्योंकि साल के उसके ₹4 ₹5 कट रहे होते हैं। और बहुत सारे फिर ऐसे होते हैं कि वापस आते कहते हैं यार बिला वजह पड़े हुए हैं, आप मुझे ₹500 वापस दे दें। तो सीडीसी उसको ही कहता है अच्छा जी ठीक है जी, ये ले अपने ₹500 वापस ले लें। तो कह रहे ये तो खत्म ही नहीं हो रहे। तो ठीक है वापस ले जाए। तो है, लोग आते हैं कहते हैं ये तो ज्यादा हो गए, ठीक है वापस ले जाए आपकी मर्जी। तो सीडीसी आपको कोई फोर्स नहीं करता। हाँ, नेगेटिव बैलेंस चला जाएगा तो, और फिर ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी, उसके लिए भी फैसिलिटी है। आप ऑनलाइन उतने ही पैसे ₹3 ₹4 ट्रांसफर कर दें, आपकी फैसिलिटी खुल जाएगी। मगर लोग नॉर्मली ये करते नहीं है, फिर वो ₹50 कर देते हैं कि यार चलो यार ये तो ₹3 क्या करूं मैं, ₹50 ही कर देता हूँ, क्योंकि वो तो बैंक ही इतने चार्जेस काट लेगा। तो वो खुद ही कोई ₹50 ₹100 डिपॉजिट करा देते हैं, तो फिर उसके चलने शुरू हो जाते हैं। तो अनलिस्टेड के केस में ये बात आप कस्टमर को समझाएंगे कि जो एक उनको एक फियर हो गया है कि कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो कॉस्ट बहुत ही मिनिमम इन्वॉल्व है। और अभी 29 फरवरी 2027 तक तो ये 1,000 और 2,500 ये भी वेव है। तो अगर कोई कंपनी आती है तो सीडीसी उससे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा। और कंपनीज आ रही है, मैं अभी आज भी कई कंपनीज को साइन करके आया, उसमें उसमें आज भी एक कंपनी ऐसी थी जिसका पेडअप कैपिटल ₹300 था। तो ठीक है, 3 शेयर थे, एक एक शेयर एक एक आदमी ने लिया हुआ था। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल भी ₹300 था। तो वो फुली सब्सक्राइब थी। ठीक है। अब मैं क्या समझाऊं उनको कि सर चले आप आ गए हैं सही, मगर सीडीसी ने उनको एट पार ही ट्रीट करती है। सीडीसी उनको ये भगाती नहीं है या उसकी फाइल को फेंक नहीं देती कि यार ₹3 की है इसको नहीं, नहीं, नहीं। वो फाइल्स पूरी उसके हिसाब से चल रही है, कौन सी कब आई, निकलती चली जाती है। आज भी सीडीसी जो कल फाइल्स जो कंपनी सेटअप होंगी उसकी क्वांटिटी कोई 60 या 70 के करीब है। तो तकरीबन कोई 60 या 70 कंपनीज को जो है ना वो वेलकम लेटर्स जाएंगे कि आपकी कंपनी सेटअप हो गई। ठीक है। तो ये प्रोसेस था। अब आप लोग हाजिर हैं, हम तौसीफ साहब भी, नासिर साहब भी, मैं भी।
आपके सवालात के लिए। अच्छा, ये मैंने इस पे एक बार कोड डाला हुआ है। ये आप स्कैन करना चाहें, तस्वीर खींचना चाहें, इसकी तस्वीर खींच लें। इस बार कोड पे जाएं, सारे प्रोसीजर्स, सारी प्रेजेंटेशन, हर चीज, या तो प्रोसीजर अलग अलग है ना, ये वहां पे हर काम का प्रोसीजर अलग नाम से आ रहा है। ठीक है। और वो बहुत ही रिसेंटली अपडेटेड है। मेरी आपसे दरखास्त होगी, जब भी किसी कंपनी की फाइलिंग पे आए, प्लीज इसको जरूर देख लें, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, और आपकी आसानी के लिए ही कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप सीडीसी पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं, फ्रंट पेज खोलें। फ्रंट पेज पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, उल्टे हाथ पे ही जो है ना, कोई पिंक रंग का एक राउंड सा बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है पूरा प्रोसीजर, उसको क्लिक करेंगे तब भी यही खुलेगा। तो अगर आप cdcpakistan.com की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से भी आपको ये वहीं लेके जाएगा बारकोड। वरना आप खुद सीडीसी पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाएं, फ्रंट पेज पे ही लेफ्ट साइड पे एक ही थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद एक आइकन आ जाता है, उसको क्लिक करें। यू विल फाइंड एवरी प्रोसीजर, प्रेजेंटेशन, गाइडलाइंस, टैरिफ, एवरीथिंग, एससीसीपी नोटिफिकेशन, एवरीथिंग विल बी इज। ठीक है। तो ये सर एक क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा सुना था कि कंपनी क्या करेगी कि सारे स्टूडेंट से शेयर्स को ले लेगी और शेयर्स को लेने के बाद सीडीसी को जमा कराएगी, जबकि आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कंपनी का सिर्फ अकाउंट क्रिएट होगा और जो शेयर होल्डर इस वक्त फॉर्म ए पर लिस्ट में मौजूद है वो इंडिविजुअली विजिट करेगा सीडीसी को और अपना शेयर सर्टिफिकेट बाई हैंड जमा करा देगा। ये जरा से दोबारा से जी बताओ। जी, बिल्कुल आपने सही दुरुस्त कहा कि ऐसे ही है, क्योंकि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट इस वक्त आपके पास है और उसका एविडेंस इन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है। तो वो तो आप ही के पास है, आप उसको कैसे अपनी कंपनी को वापस उठा के दे देंगे? आपको नहीं देना चाहिए। आपको उसने अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। अपने अकाउंट के अंदर आप जाके डिपॉजिट कराएं, सीडीसी से उसकी रिसीट लें। सीडीसी आपको रसीद देगी बाकायदा कंप्यूटर जनरेटेड, कि आपके अकाउंट और उसके ऊपर आपके आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपके शेयर सर्टिफिकेट के नंबर्स, आपकी क्वांटिटी, एवरीथिंग, सब चीजें उस पर नजर आ रही होंगी। वो आपके पास एज एविडेंस होगा कि मैंने ये सीडीसी में अपने अकाउंट में जमा कराया। वही चीज कंपनी के पास अब जाएगी, तो जो है ना, कंपनी उसको जब अप्रूव करेगी तो आपके अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट होगी। सर इसके लिए फिजिकली इंडिविजुअल को सीडीसी ऑफिस आना पड़ेगा। जी, देखिए उसकी वजह ये है कि तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स के लिए उसको खुद ना आए, किसी को भिजवा दे, आप किसी बंदे को भिजवा दें, मगर ये कि उसकी जो ट्रांसफर डीट है वो पूरी भर दे, वो पूरी भर के वो साइन ऑफ कर दे, और साइन ऑफ करने के बाद किसी के भी हाथ भिजवा दें, बाय पोस्ट भिजवा दें। सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को, आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, आप वहां से बंदा ना भिजवाएं, आप बाय पोस्ट भिजवा दें। सीडीसी के पास बाय पोस्ट, टीसीएस के जरिए, रजिस्टर्ड मेल के जरिए ऐसे बेशुमार आते हैं, और सीडीसी 1996 से इसको प्रोसेस कर रहा है। सीडीसी आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ जी हमने रिसीव कर लिया है, टीसीएस के जरिए भिजवाएं, पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट के जरिए भिजवाएं, आने की जरूरत नहीं है अगर किसी ऐसे दूर दराज शहर में रहते हैं। सीडीसी आपको वापस ईमेल के जरिए बताएगा कि हमारे पास आपकी चीजें आ गई हैं, और उसको डिपॉजिट करने के बाद जब आपके जैसे ही क्रेडिट होंगे, अच्छा जब डिपॉजिट भी करेंगे, तब भी आप जो है घर से बैठ के मोबाइल की एप्लीकेशन से देख सकते हैं। उसमें बाकायदा कंपनी का नाम भी आ रहा होगा, साथ में लिखा हुआ आ रहा होगा पेंडिंग इन, यानी ये ट्रांजिट में है, अभी अंदर आए नहीं है, दरवाजे पे आके खड़े हो गए। तो आप घर से बैठ के वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ मेरे शेयर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। और जिस दिन वो अप्रूव करेगा उस दिन भी आपको ईमेल आएगी, आप फिर देख लें क्या वो पेंडिंग इन से निकल के अवेलेबल में आ जाएंगे, तो आपको कंफर्म है चलो मेरे शेयर अवेलेबल हैं, मेरे पास आ गए, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत क्लैरिटी से आपने बताया। सर एक और प्रिविलेज है, लूंगा एक और सवाल करने के लिए। सर ऐसा होता है मैं शेयर होल्डर हूँ और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मुझे शेयर इशू किया था 5 साल पहले और मैं कहीं रख के भूल गया, अब मुझे नहीं मिल रहा, फुल लॉस। तो इस सूरत में एज अ शेयर होल्डर मेरा क्या स्टेप होना चाहिए कि मैं इस सीटीसी के निज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाऊं, और कंपनी से मुझे क्या करना है, एक अंडरटेकिंग में लिख के दूं
कंपनी डुप्लीकेट शेयर इशू करे या एफआई, मतलब किस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ? देखिए अगर शेयर होल्डर के पास से कोई अगर शेयर हो गया है, ठीक है, तो उस कंपनी का जो भी कोई कंपनी सेक्रेटरी जो भी ऑथराइज पर्सन है, ठीक है, वो उसको एक इंडेमनिटी आती है, लॉस की इंडेमनिटी, मतलब वो बेसिक होता है, वो भरवा ले, ठीक है, एक अपने पास रिकॉर्ड के लिए, ताकि कल को अगर डुप्लीकेट इशुएंस होगी, अगर अच्छा वो मालियत पे डिपेंड करता है कि शेयर की वैल्यू कितनी है, अगर वैल्यू जो होती है वो सर्टेन मतलब ज्यादा वैल्यू की होगी, तो फिर उसमें होता है कि हम इंडेमनिटी बॉन्ड में वो लॉस की फॉर्मेलिटी करवा देते हैं, सही है, अगर वो नॉमिनल वैल्यू होगी, डिपेंड कर रहा होता है सब चीज ऑथराइज पर्सन ऑफ द कंपनी जो भी है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, सीईओ, वो क्या चाहेगा, कितनी वो रिलैक्सेशन दे सकता है अपने शेयर होल्डर को, या आपकी चीजें वेव कर दे लेकिन इंडेमनिटी करवा ले एक प्लेन पेपर पे ही सही, ताकि वो कल को उसकी बेसिस पे डुप्लीकेट शेयर इशू हुआ है, कल को कोई भी अथॉरिटी अगर पूछे कि आपने ये डुप्लीकेट शेयर्स किस बेसिस पे इशू किया था, तो वो लॉस की फॉर्मेलिटी आपके पास हो, ठीक है, वन पेजर होता है डॉक्यूमेंट, वो हमारी वेब सीडीसी शेयर रजिस्ट्रार की जो यूजुअली जो रजिस्ट्रार्स होते हैं वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, तो हम अगर हम आप कहेंगे कि सीडीसी के हम होली ओन सब्सिडी जो शेयर रजिस्ट्रार है, तो हमारी वेबसाइट पे भी वो लॉस की फॉर्मेलिटीज का जो फॉर्मेट है वो अवेलेबल हो। अच्छा ये जो है ना इन्होंने बताया कि कंपनी जो है ना वो शेयर होल्डर से बनवाती है, यानी शेयर होल्डर जब कंपनी के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे शेयर लॉस हो गए, तो ये फिर कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, उसके सीईओ का, सीएफओ का, कंपनी सेक्रेटरी का, कि वो मालियत देखते हुए उनसे कहे कि भाई आप इतने का ये मुझे इंडेमनिटी भर के दे दें, और वो भर के देता है बंदा, उसको साइन ऑफ करके, और कंपनी उसको डुप्लीकेट शेयर इशू कर देती है। कंपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये इंडेमनिटी भरवाती है कि कल को तुम्हें कोई दूसरे मिल जाए तो दो दो शेयर ना ले आओ। ये सिर्फ कंपनी अपनी प्रोटेक्शन के लिए करती है, मगर जब वो कंपनी को अप्रोच करता है तो कंपनी उसको डुप्लीकेट शेयर्स इशू करके देती है, वो डुप्लीकेट शेयर्स लेकर फिर वो सीडीसी में दोबारा जमा कराए। थैंक यू सर, शुक्रिया। की बात करना चाहता हूँ, एक कंपनी प्राइवेट कंपनी कॉर्पोरेट हुई नवंबर 2024 और दिस वन 50 मिलियन पेड अप पेमेंट। अच्छा, इसके बाद उस प्राइवेट कंपनी ने फर्दर इशू किया 136 मिलियन शेयर शेयर होल्डर्स, और ये उसे इशू किए एसईबी को इशू किया 14 मार्च को, और लेटर ऑन अप्रूव बाय ये मीटिंग। इस सिलसिले में ये कोई कंट्रावेंशन होगा कि सीडीसी में अभी काफी इंडक्ट नहीं हुई है, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट रहेगी? सर ये उन्होंने जो इशू किए उसकी इशुएंस की डेट क्या है? 14 मार्च। नहीं 14 मार्च, तो 14 मार्च तक तो रिलैक्सेशन थी ना, कोई मसला नहीं, क्योंकि 19 फेब को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक महीने की रिलैक्सेशन है, तो अगर 19 फेब से लगाएं तो 20 मार्च तक की रिलैक्सेशन है। अगर किसी कंपनी ने 20 मार्च से पहले शेयर ट्रांसफर भी किए हैं फिजिकल और इशू भी किए हैं, तो वो भी मसला नहीं है। एसईबी ने अप्रूवल दिया तो मई की फर्स्ट वीक में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आपके पास तो फॉर्म 3 आ गया ना, फॉर्म आप फॉर्म 3 हमें जमा कराएं, हम आपकी कंपनी का इंडक्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरे इस वक्त हम इंडक्शन करवाएंगे, तो इस वक्त हम ये फॉर्म 3 और ये फॉर्म ए दोनों देंगे आप ये दोनों देंगे, पिछला फॉर्म है और ये जी फॉर्म जी। और सेकंड थिंग ये है कि ये कंपनी जो है वो फॉरेन शेयर होल्डर हैं, ठीक है। लोकल शेयर होल्डर का तो आपने बता दिया, फॉरेन शेयर होल्डर कॉर्पोरेट टू फॉरेन कॉर्पोरेट कंपनी, वो कैसे यहाँ पे अपना सब अकाउंट? सर वो भी ऑनलाइन खुलता है, वो भी ऑनलाइन अकाउंट खुलता है, मगर उसके लिए पासपोर्ट की डिटेल और कुछ नोटराइज डॉक्यूमेंट की जरूरत है। मगर उसके अंदर अभी सीडीसी ने रिसेंटली उसको भी रिलैक्सेशन दी है कि अगर कंपनी है वो ये लिख कर हमें दे सीडीसी को कि ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और ये शेयर होल्डर है मेरा, तो सीडीसी उसको वेट कर देती है उसके नोटराइज डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये सब अकाउंट का सीडीसी में खुलेंगे या सीडीसी के अंदर खोलती, मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी खुद खोलती है इन अकाउंट्स को, और पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के पास होता है, जो कि सबलेट शेयर होल्डर के पास भी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मोबाइल ऐप और जो है ना वेब पोर्टल।
तो शेयर होल्डर के पास मोबाइल ऐप आ जाती है, उसका अकाउंट नंबर आ जाता है। वो अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो अपनी मर्जी से अभी नहीं खुला, मगर जिस तरह की मैंने एक्सप्लेन किया 1 से 1.5 महीने में वो चीज अलाउ हो जाएगी, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर मूव कर सकेगा। मगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए तो उसको हमें बोर्ड रेजोल्यूशन और ट्रांसफर ऑर्डर जो हम चेकबुक देंगे वो भर के ही देनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड रेजोल्यूशन इज मैंडेटरी एज पर कंपनी। Okay, so it means फॉरेन जो कॉर्पोरेट शेयर होल्डर है इनका अकाउंट बीबीसी में ही खुलेगा, जी 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 सब अकाउंट। जी। और इसमें वो जो आप कह रहे हैं कि नोटराइज डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रिलैक्स हो जाएगी कंपनी अगर ये फॉरेनर के केस में, फॉरेनर इंडिविजुअल के केस में ऑर्डर इंडिविजुअल जी। इमरान जो सर, ये मैं इन्वेस्टर अकाउंट हमारे, अच्छा सीडीसी के अंदर जो अकाउंट होता है ना वो सब अकाउंट नहीं कहलाता, वो कहते हैं इन्वेस्टर अकाउंट कहलाता है। तो वो आपको इधर कॉर्पोरेट का भी बता दो इनको, कॉर्पोरेट फॉरेन एंटिटी का और फॉरेनर इंडिविजुअल का। और सामने जैसे बताया आपको कि इंडिविजुअल के लिए तो हमारा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वहाँ पे जाके क्लाइंट जो है अपना फॉर्म फिल करेगा, सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद उसका फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा, जूम पे उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, अकाउंट खुल जाएगा। हाँ, फॉरेनर्स के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि वो अपना पासपोर्ट जो है ना वो फॉरेन कंट्री से नोटराइज करवाते हैं। ये रिक्वायरमेंट सेशन की वो वेव हो जाएगी अगर कंपनी का इशूइंग कंपनी सेक्रेटरी अगर अंडरटेक कर देता है ये जो फॉरेनर पासपोर्ट है डॉक्यूमेंट प्रोवाइडर्स ट्रू एंड करेक्ट, तो ये वेव हो जाएगी रिक्वायरमेंट की। दिस इज अबाउट फॉरेन इंडिविजुअल, ठीक है। अब फॉरेन कॉर्पोरेट का आते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट में हमारा अभी ऑनलाइन का मैकेनिज्म नहीं है, उसमें हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। उसमें भी रिक्वायरमेंट यही है कि जो फॉरेन कॉर्पोरेट एंटिटी के डॉक्यूमेंट है ना वो हमें फॉरेन कंट्री से अटेस्टेड चाहिए होते हैं। हाँ, ये रिक्वायरमेंट भी वेव हो जाएगी अगर जिस इशूइंग कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी अगर अंडरटेक कर दे दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो उसका जो इनकॉर्पोरेशन है, उसका रजिस्टर है, उसके बोर्ड मेंबर्स हैं, सही है, उनके पासपोर्ट की कॉपीज हैं, तो उसमें सिर्फ ये अंडरटेक कर दे कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट, तो उसको हम अंडरटेक कर लेंगे, उसकी वेव हो जाएगी अटेस्टेशन के बाद वेव हो जाएगी। लेकिन इसमें फॉरेन एंटिटी के केस में हमें डॉक्यूमेंट सारे इन फिजिकल। एक छोटा सा सवाल, मतलब 2 सवाल कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, इज इट नेसेसरी कि वो स्टैम्प डॉक्यूमेंट इम्पोज हुई हो जैसे शेयर सर्टिफिकेट? नहीं, इम्पोज नहीं, ये रेवेन्यू स्टैम्प जो आती है ना वो 15 पैसे 50 पैसे वाली, लेकिन अगर बड़ी डिनोमिनेशन तो वो फ्रैंकलिन मशीन से भी निकल जाती है, मस्ट होती है, जरूरी है। जी। दूसरा है कि ये स्टैम्प एक्ट आप सिंध का देखेंगे उसमें शायद 0.15 है, कितने और फेडरल का आईसीटी जो इस्लामाबाद कैपिटल को है उसका 0.5% है और पंजाब का लगता है 0.75%। मतलब एक कंपनी जिसने अपने स्टैम्प ड्यूटी जमा करा दी है स्टैम्प पेपर से, इट मस्ट बी एंडोर्स्ड ऑन शेयर सर्टिफिकेट। देखिए स्टैम्प ड्यूटी जो कंपनी कराती है ना जी जी, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है, वो शेयर इशुएंस पे लगती है, जब पहली दफा शेयर इशू होते हैं जी। नहीं, ये ट्रांसफर है, ये चूंकि फिजिकल से बुक एंट्री में ट्रांसफर हो रहा है तो ये लाइफ में 1 टाइम लगेगी। जिस तरह से जब आप कोई राइट इशू करने जाएंगे तो वो भी लाइफ में 1 टाइम ही लगेगी। वो इशुएंस की फीस है स्टैम्प ड्यूटी, और वो कंपनी खुद जिम्मेदारी लेती है। सीडीसी सर ये कहता है कि आप ये हमें ये लिख कर दे दें कि आपने स्टैम्प ड्यूटी रिलेटेड तमाम चीजें हैंडल कर ली है, हमें इससे कोई गलत नहीं, आपने हैंडल करनी है, आप हमें ये लिख के दे दें, आप हमें ये लिख के दे दें, क्योंकि कल को रेवेन्यू बोर्ड वाले हमारे पास आके जब हर महीने डिटेल मांगते हैं हम उनको कह दें ये कंपनी इसने कहा है कि लिख के दे दिया, उनसे पूछ फिजिकल से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पे जब जाएंगे इशुएंस करते हैं, और जब फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में जा रहे हैं वो तो आप ट्रांसफर डीड के पीछे रेवेन्यू स्टैम्प लगा के देते हैं, ये तो मैं वापस कंपनी को भिजवा देता हूँ। और वो जो रेवेन्यू स्टैम्प खरीदते हैं वो खरीदने से ऑटोमेटिकली वहाँ पे चले वो बिल्कुल। उनको पैसे चले जाते एक बात और कि प्राइवेट कंपनी के लिए मस्ट हो गया कि वो इलेक्ट्रॉनिक में जाए, सीडीसी में हैं। जाए। लेकिन मैंने कहा शेयर रिलेटेड ट्रांजेक्शन करनी है, आपने अपना पेड कैपिटल इनहांस करना है तो जरूर आए। अगर आपने नहीं करना और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो ही रख के बैठी हुई, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कंपनी आज से 10 साल पहले बनी हो और 10 लाख मालियत की बनी हो, उसने कभी अपना कैपिटल इनहांस नहीं करना हो, ग्रो ना करना हो।
तो उस अगर इसको लॉन्ग टर्म देखेंगे तो अल्टीमेटली हर कंपनी अपना कैपिटल रेस करेगी, ठीक है, तो उसको फिर रेस जब करेगी तो फिर आना तो यहीं पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। तो अगर अभी करना चाहती है, मौका है तो कर ले, क्योंकि अभी सब चीजें फ्री हुई हुई है। देखिए बड़े अमाउंट की जो स्टैम्प ड्यूटी है यूजुअली वे स्टैम्प पेपर इशू करते हैं, तो ये शेयर सर्टिफिकेट के लिए किस तरह से इंडोर्स होते हैं? वो प्रिंटिंग मशीन भी होती है जो उसके थ्रू भी हो सकता है, वो एक तरह से ना स्टैम्प लग जाता है आपकी ट्रांसफर की, जो वेरीफाइड ट्रांसफर की होती है उसके पीछे उसकी स्टैम्प पेपर नेशनल बैंक में हमें एक नहीं, स्टैम्प पेपर एक अलग चीज, स्टैम्प पेपर एक अलग चीज है, ड्यूटी अलग। और जो स्टैम्प होती है वो रेवेन्यू स्टैम्प, जैसे डाक का टिकट होता है ना, इस तरह का एक छोटी सी स्टैम्प होती है रेवेन्यू स्टैम्प, जो कि सिटी कोर्ट से मिलती है। वो आपको जो है ना, या किसी जगह पे बल्कि वो आप सीडीसी के पास भी आ जाएंगे ना तो वहां से भी मिल जाएगी, हमने आपके लिए खरीद के रखी है। अच्छा, अगर कोई ट्रांसफर नहीं है, कोई न्यू इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है ना, तो हमें सीरीज में आने की जरूरत नहीं है। नहीं है, क्योंकि फिर तो अगर आपकी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है 3 मिलियन से कम है, फिर तो आपको फॉर्म में भी जमा कराने की जरूरत है। हाँ, मैं अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर जो आपने जो लिखा था नोटिफिकेशन आया था एक फॉर्म ए के साथ जो है ना आपने एक स्टेटमेंट जमा करवानी है। नहीं, अगर आपके एक कंपनी है मिसाल के तौर पे 50 मिलियन की, उसका फॉर्म ए पिछला और इस दफा का कोई चेंज नहीं है, तो सीडीसी की रिपोर्ट की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है, तो शेयर होल्डर चेंज ही नहीं हुआ। दूसरा सवाल सीरीज में तब नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने अपनी जो स्पीच में आपने जो प्रेजेंटेशन में लिखा था कि अगर आपकी पिछले साल के मुकाबले में कोई चेंज नहीं है तो आपको फॉर्म ए जमा करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने कहा एसएमसी के लिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 3 मिलियन से कम। जी जी। लेकिन क्या रीअपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड रीइलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर चेंज है या नहीं? मैं आपको बताता यहाँ पर सीडीसी में इंडक्शन की बात होती है शेयर सिक्योरिटीज की, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रेलेवेंट है यहाँ पर। सीडीसी में इंडक्शन हो रही है शेयर सिक्योरिटीज की आपकी, जो शेयर पेडर कंपनी ने इशू किया हुआ है उसकी इंडक्शन, ठीक है। तो जो आप चेंज की बात कर रहे हैं वो एक ऑफिसर है, ऑडिटर है, डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, उसका सीडीसी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन ये था कि जो आपने क्वेश्चन किया है उसमें ये है कि अगर आपने री इलेक्शन किया है तो देयर इज अ चेंज इन द डेट व्हिच हैज टू बी रिपोर्टेड टू द ऑल अथॉरिटीज, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी अपडेटेड। उस वक्त रिटर्न अपॉइंटमेंट, अगर री अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर इज द सेम फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स देन देयर इज नो नीड। दो सवाल, एक तो ये है कि एक कंपनी अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड होती है, से अंडर 3 मिल जाए, अब वो इनकॉर्पोरेटेड न्यूली इनकॉर्पोरेटेड की तारीख बताएं। प्रीवियस वीक, ठीक है। नहीं, अगर वो 3 मार्च 2025 के बाद है तो वो तो सीडीसी में ऑटोमेटिकली है, उसके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सीडीसी में ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब जैसे सीडीसी कॉपीज आ गई, सर्टिफाइड 2 कॉपीज आ रही होती है ईमेल पे ना, तो साथ ही सीडीसी का लेटर भी आया हुआ है, ठीक है। अब उस कंपनी को अपना अकाउंट सीडीसी में जो है ऑटोमेटिकली उसको खुल जाएगा, या वो जो ईमेल आई है उसके साथ एक लेटर लिखा लगा हुआ आता है कि विद इन 30 डेज जो है अगर आपके अकाउंट में सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो आप सीडीसी को इंटीमेट करें। और साथ जो शेयर्स के अगेंस्ट में, और दूसरा जो है वो एक फॉर्म देते हैं, तो अगर वो फॉर्म फिल करके सीडीसी को देते हैं, सीईओ के जो ईमेल एड्रेस पे आएंगे। मैं आपका देखिए, आप यहाँ पे 2 सवाल, 2 बातें। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि 19 फरवरी 2026 के का जो नोटिफिकेशन है वो एड्रेस करता है हर उस कंपनी को जो 3 मार्च 2025 से पहले बनी। अभी हम उसके लिए बैठे। आप जो बात कह रहे हैं कि मैंने 2 दिन पहले कंपनी बनाई, ये है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। इसका जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है ये 3 मार्च 2025 का निकला हुआ है। इसके अंदर ये वाला चैनल, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं आपको जरूर बता दूं, और मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ही गुड मूड हो जाएगा, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उसको और इसको मिक्स कर लेंगे। उसमें अकाउंट भी खुद ब खुद खुल जाते हैं। जो 1 महीने की बात कर रहे हैं ना, वहाँ हम आपसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन मनी कंफर्म करें। कंपनी बताती है कि सब्सक्रिप्शन मनी आ गए हैं कि नहीं, वो आएंगे तो वो इसके लिए आप मुझसे या तो सेपरेट मिलने में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट खुल जाता है सीडीसी में।
जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड होती है। तो दूसरा सवाल ये है, जैसे कोई भी कंपनी है, प्रीवियसली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसने पेड अप कैपिटल चेंज नहीं की है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो सीडीसी के अंदर आना चाहती है, तो जैसा आप प्रोसेस बता रहे थे कि वो अपने शेयर्स जो है वो वहाँ लेकर आएंगे और उसको जो आप अगर सिस्टम उसका जैसे शेयर्स 2 शेयर होल्डर है उसके, तो दोनों का अकाउंट सेपरेटली ओपन होगा, उसके अंदर कोई क्रेडिट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यही तो भी है कि कोई कंपनी आती है तो हर आदमी अपना अकाउंट खुलवाएगा, जो उसके पास उसके शेयर्स खड़े हुए हैं वो अपने अकाउंट में जमा कराएगा, हर शख्स जो उसका शेयर होल्डर अपने अकाउंट में जमा कराएगा और उसी के अकाउंट में क्रेडिट होगा। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज एक कंपनी है जो 2025 में इनकॉर्पोरेट हुई है, सपोज मई 2025 में, ठीक है ना, तो डिजिटल शेयर होल्डिंग है उसकी सीडीसी में, तो उसका शेयर ट्रांसफर एंड प्रोसेस थोड़ा सा गाइड कर बता दें कि कैसे होगा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये रिपीट करो। नहीं, मैं आपका सवाल तो समझ गया हूँ। मैं सिर्फ मतलब कि हम दो चीजों, अभी एग्जिस्टिंग की बात नहीं, मतलब मैं आपकी बात तो आज देखिए, ये मैं आपको बहुत आराम से इसका जवाब दे सकता हूँ, मगर मैं इसकी मैं माजरत इसलिए करूँगा क्योंकि अभी हमने जो घंटे से सेशन किया है वो एग्जिस्टिंग के बारे में की, ठीक है। अगर मैं इसको न्यूली पे बात करने लगूंगा ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगा और सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर ये वाला भी नहीं समझ में आ रहा होगा, वो नहीं। इसके लिए मैं मंसूर साहब बैठे हुए हैं, ये मुझे दोबारा बुला लें, मैं न्यूली इनकॉर्पोरेट के ऊपर एक और सेशन कर लेता हूँ। आप कहेंगे अगले हफ्ते आ जाओ, मैं फिर अगले हफ्ते आया था, फिर न्यूली इनकॉर्पोरेट के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। उसको एक सेपरेट ही टॉपिक रखें, वरना ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। मेरे लिए जवाब देना कोई मसला नहीं। जो दूसरा आपने बताया जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको आने के लिए ये इशू एडमिशन फॉर्म है, इसके थ्रू वो आएगी जो ऑलरेडी कंपनी है जिसको आना है, ये प्रोसेस है जो पूरी प्रेजेंटेशन करती है। और न्यूली इनकॉर्पोरेट है वो आप कह रहे हैं कि बाद में कभी बताएंगे, जैसे वो आ चुकी भाई, वो आ चुकी है उसका ट्रांसफर का प्रोसेस मुझे समझ में आ रहा कैसे होगा। ऐसा सपोज आ चुकी है और मुझे ट्रांसफर करना अलग से बात में बता जैसे ही सेशन एंड होना तो आप सर्च करें इसको शुरू कर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉरेन सब्सिडरी है, फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी है, अब फॉरेन सब्सिडरी अगर कोई शेयर ट्रांसफर करना चाहती है, उसके 2 शेयर होल्डर हैं एक से दूसरे को, तो वो अगर सीडीसी से आएंगे तो आपने का इंडिविजुअल का अकाउंट तो उसका एनआईसी पे खुल जाएगा, फॉरेन सब्सिडरी का अकाउंट कैसे खुलेगा? फॉरेन सब्सिडरी का भी इन्होंने एक्सप्लेन किया कि उसके लिए हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, और उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स की, उसके डायरेक्टर्स की तमाम पासपोर्ट्स वगैरह की एक तो या तो नोटराइज करा के हमको दे दे, अगर वो नोटराइज नहीं करा के देता तो कंपनी अंडरटेक करके दे कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रू हैं और सही है, तो फिर सीबीसी वो एग्जेम्पशन देती है। ऑनलाइन अकाउंट नहीं खुलेगा, इंडिविजुअल्स फॉरेनर्स का ऑनलाइन अकाउंट खुल जाएगा, कॉर्पोरेट का नहीं खुलता। कॉर्पोरेट के लिए तो जारी बात है बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, जो है ना फॉर्म चाहिए, तो वो चीज हमें सीडीसी का हेल्प डेस्क है, उसके थ्रू सारे डॉक्यूमेंट जमा लेकिन कराएं। अगर आप सीडीसी हेड ऑफिस आ जाएंगे तो ये इमरान बैठे हुए, इमरान ताई साहब, ये वहाँ पे इसी को हैंडल करते हैं। ये आप डॉक्यूमेंट्स ले आइए, ये आपको वहीं के वहीं सारी चीजें जो है ना बता देंगे, ठीक तो ये जब बैठे हुए भी ज्यादा दूर नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे ही बैठे हैं, ठीक है। और तो आप पहुंचे, आपको पूरे फॉरनर का देखिए, क्योंकि जारी बात है उसके डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं, आप उसको इंडिविजुअल के साथ मिक्स नहीं कर सकते आप अपनी, और ये केस टू केस होता है। जिस तरह आपने बताया ना कि कंपनी है फिर उसकी सब्सिडरी है, तो ये उसके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट बता देंगे कि ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर का ये चीज चाहिए, आप मुझे फिजिकल सबमिट करें, और कंपनी से लिखवा के दे दें कि ये सारे डॉक्यूमेंट सही है, या वो कंपनी अगर चाहती है नोटराइज कराना तो वो करा के दे दें। माशाल्लाह आपकी बहुत सारी चीजें समझने को मिली इसके अंदर। बस एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन मैं चाहूंगा कि आपको कर दीजिए कि सीक्वेंस तो यही रहेगा कि पहले सीडीसी की फाइलिंग हम कंप्लीट करेंगे एंड देन जी सर, सीडीसी से अप्रूवल, तो जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन और फॉर्म 26 वगैरह की बात आई तो वो एक सेपरेट किस्सा हो गया है। नहीं सर, आपने जून ईयर एंड है, नवंबर में फॉर्म ही जमा कराया हुआ है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उसकी C2C ऑनलाइन C2C का फॉर्म ए मुझे दे दीजिए, और जो आपने ये स्कैन करेंगे यहाँ पे इश्यूर एडमिशन फॉर्म आ रहा है,
वो फॉर्म भर के दे दीजिए, कंपनी आपकी इंडक्ट हो जाएगी। इधर से बात प्रोसेस ही ले लेते हैं, मुझे अपना राइट इशू करना है, कैपिटल इंक्रीज बिल्कुल, तो उसके अंदर जो सीक्वेंस रहेगा वो पहले सीडीसी को ये पहले सीडीसी आपकी कंपनी आ गई, अब आप राइट इशू करने के लिए जाहिर बात है आपके शेयर होल्डर्स को ही करेंगे। तो शेयर होल्डर्स को आप जो मैंने कहा ना कि आप कहेंगे कि अपने शेयर्स जमा कराओ, तभी तो डिटरमाइन होगा किसके कितने शेयर है, तो राइट किस प्रोपोर्शनेट से इनको मिलेगा। तो हर शख्स अपने घर से शेयर लाएगा, भिजवा देगा 1000, 2000, 10,000, फिर सीडीसी के अंदर उसका पूरा लेजर बन जाएगा कि इसका पेडअप कैपिटल जो है वो 10 मिलियन है। 10 मिलियन का ब्रेकअप ये है कि इसके 5 शेयर होल्डर हैं, इनके पास इतना है। आप कहेंगे कि मुझे राइट इशू करना है मजीद, तो सीडीसी उसी प्रोपोर्शनेट से आपको एक एंटाइटलमेंट लिस्ट बना के देगा। आप कंफर्म करेंगे कि इसके पैसे आ गए हैं। जब ये ऑडिटर हमको कंफर्म करेगा सीडीसी को कि हाँ इन तमाम के जो है ना पैसे आ गए, सीडीसी उस प्रोपोर्शनेट से उनके शेयर्स को क्रेडिट कर देगा। एग्जैक्टली फिर आप जो है वो एससीसीपी के बाद जाएंगे, सीडीसी आपको बाकायदा रिपोर्ट भेजेगा, वो रिपोर्ट आप देखेंगे, लगाकर इनको जमा कराएंगे। वो किस तरह से उसके एससीडीसी उसको देखेगा नहीं भाई, वो जो ट्रांसफर आपने इनको बेचे, इन्होंने इनको, आखिरी इस वक्त किसके हाथ में है? बस जिसके पर्सन के हाथ में है वो जब जमा कराएगा तो वो जो रेवेन्यू स्टैम्प उन्होंने सही एग्जाम्पल दी कि वो खतों के ऊपर जो लगती है वो लगा के जमा कराएगा, बस वही लास्ट वो ट्रांजेक्शन लास्ट ट्रांजैक्शन बस नहीं लगी हुई ट्रांजैक्शन क्या है ट्रांसफर डेट पे ही लगी हुई स्टैम्प लास्ट वाली की नहीं लगी तो लगाएगा, बाकियों की नहीं मांगी। बाकी को किसी की नहीं मांगी। थैंक यू